वेलकम अगेन टू क्लास 11th। बहुत टाइम बाद वीडियो पढ़ रहा है भाई, तो सभी लोग जाना जाकर विजिट वगैरह करिए ना। 2-3 दिन से आपके लेक्चर शूट नहीं हो पाए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। व्हाट इज रिलेशन एंड फंक्शन? व्हाट इज रिलेशन एंड फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ पहली बार सुन रहे हैं। सबसे पहले तो समझते हैं रिलेशन का मतलब। इसका मतलब देखो बेटा, चैप्टर का नाम अगर उसके सेंस से याद करोगे कि वो नाम अपने आप में कुछ कहता है, तो आपको वो चीजें कभी भी नहीं भूलेंगी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन? रिलेशन यानी कि संबंध, किसी का किसी से संबंध। यहां पर रिलेशन पढ़ते हैं हम किसके केस में? सेट के केस में, जिसके लिए हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1। फिर से बोलती हूं, सभी चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ज्यादा नहीं थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन हैं। तो अगर आप सारे चैप्टर्स को डे बाय डे यानी डे 1 से आराम से पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ाया आराम से रिवाइज कर रहे हैं, तो कहीं पर भी कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इन चीजों को रिवाइज नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर मैं बात किसकी कर रही हूं? सेट की। सेट के बारे में हम सबने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ा। सेट को हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय। पढ़ा है डिटेल में। याद करो, सेट एक कार्टेशियन ऑर्डर पर लिखा जाता है। एक कार्टेशियन ऑर्डर पर लिखा जाता है। अगर आपको याद हो, क्या होता है वो ऑर्डर? जब हम किसी भी पॉइंट को, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो चाहे वो 3 डायमेंशनल हो, जब उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो? एक्स या वाई? दिस इज योर एक्सिस, दिस इज योर ऑर्डिनेट, यही बोलते हैं। जब आप पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो पहले किसको करते हो? क्या कभी इसका ऑर्डर बदलते देखा है? कभी देखा है इसका ऑर्डर रिवर्स हो गया हो? नहीं, क्योंकि ये एक डेफिनेट ऑर्डर है। तो ऐसी ही चीजें हम किसमें पढ़ते हैं? रिलेशन और फंक्शंस में। यानी कि सेट का एक दूसरे से क्या रिलेशन है और किस डिफरेंट फंक्शन, किस डेफिनेट प्रोपोर्शन पे वो काम करता है, इसी पर पूरा का पूरा चैप्टर है। एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ सेट। क्या? ऑर्डर ऑफ अ सेट। कैसे हम किसी सेट का ऑर्डर निकालते हैं, बनाते हैं या कैसे लिखते हैं। ये बात और है कि ये स्पेशल कोई नाम नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में इसका, लेकिन इसके ऊपर जो मैं आपको अभी थ्योरी समझाऊंगी, उस पर टॉपिक्स पर, उस टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर हैं। समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई सेट है x, y। चलो x1, y1 ले लेते हैं। कोई सेट है क्या? x1, y1। ठीक है, ये है सेट A। एक और कोई सेट है B, दैट इज x2, y2। ठीक है। क्या यहां पर ये कहना ठीक नहीं होगा कि सेट ऑफ A यानी सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सेट B? क्या यहां पर यह बात कहनी ठीक नहीं होगी? जिस तरह से सेट A का ऑर्डर है, उसी तरह से सेट B का भी ऑर्डर है। क्या यहां यह बात कहनी ठीक नहीं होगी? होगी। और अगर ऐसा है तो इक्वालिटी ऑफ सेट ये कहती है, क्या इक्वालिटी ऑफ सेट ये कहती है कि दो सेट का अगर ऑर्डर सेम है तो वो दोनों सेट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2।
समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो? अगर दो सेट के ऑर्डर यानी उनका जो ऑर्डर है वो सेम है तो वो दोनों सेट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। क्या यहां तक बात समझ पे आ रही है? अगर आ रही है तो चलिए लेते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपकी ही बुक से। बुक दिखाओ। ठीक है? हाँ। आ गया भाई? हाँ। चलिए, तो क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इस ध्यान से देखना, x + 1 y - 2 ये एक ऑर्डर है, ठीक है? यहां पर ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, इज इक्वल्स टू 3, 1। यहां पर ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, यानी दोनों सेट्स में एलिमेंट कितने हैं? एक x एक y, यानी दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए, ये लॉजिक ये कहता है, इसका ये मतलब होता है, मैंने इसलिए यहां पर एक्सप्लेन नहीं किया, ये दोनों चीजें यानी x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 व्हेन x1 इज इक्वल्स टू x2 y1 इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये होता है जब अगर ऐसा होगा तो यानी ये दोनों ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इसी लॉजिक को जरा इस क्वेश्चन पर फिट करके देखो, क्या x + 1 इज इक्वल्स टू 3, इसका पहला एलिमेंट और इसका भी पहला एलिमेंट, दैट इज x + 1 इज इक्वल्स टू 3। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 3 - 1 दैट इज 2। सिमिलरली अब इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट, यानी कि y - 2 इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 + 2 दैट इज 3। तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 इज योर आंसर। क्लियर होता है यहां तक? इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, अगला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है? योर नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, यानी समुच्चयों का कृत्रिम गुणांक। अब ये क्या चीज है? ऑर्डर तक समझ में आया? ऑर्डर वाली बात समझ में आई? क्योंकि ऑर्डर समझ में आया है, इक्वालिटी समझ में आई है, तो ये डेफिनेटली समझ में आएगा। मान लीजिए, पहले मैं आपको बुकिश डेफिनेशन समझाने से पहले एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए कोई सेट है, सपोज ए कोई एक एलिमेंट है, इसका क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू सेट ए। ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करता है, वहीं पर बी कोई एलिमेंट है जो सेट बी से बिलोंग करता है। इसका ये मतलब होता है कि सेट ए कैन बी रिटन दैट इज ए एंड सेट बी कैन बी रिटन दैट इज स्मॉल b, दैट इज b। यहां तक क्लियर है? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कहता है कि a क्रॉस b किसका प्रोडक्ट हो रहा है? ऑफ अ सेट, समुच्चय का, यानी a क्रॉस b। कभी भी जब हम सेट पढ़ते हैं, या अभी आप आगे मैट्रिसेस क्लास 12th में पढ़ेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, तो वहां पर इस मल्टीप्लाई वाली साइन को कभी भी इनटू नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस। क्योंकि आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे कि a डॉट बी समथिंग एल्स, फिर से लिखती हूं, a डॉट बी समथिंग एल्स एंड a क्रॉस b समथिंग एल्स।
ए क्रॉस बी का मतलब कुछ और होता है, ए डॉट बी का मतलब कुछ और होता है। तो आदत डाल लो, इसे क्या बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, याद रहेगा। फिजिक्स में आप ये चीजें पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे या अभी आगे पढ़ेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखेंगे अब से। तो हम बढ़ते हैं अपने सेट की तरफ। तो ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल्स टू इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट। तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, इसे तो आप क्रॉस में लिख नहीं सकते, सेट है तो एलिमेंट की ही तरह लिखोगे। तो क्या लिखोगे, ए कॉमा बी। क्या ये बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से आपको ये बात समझ में आएगी। मान लीजिए मैंने लिया सेट ए, सेट ए में आपके जो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए मैंने ले रही हूं 1,2। क्या लिया, 1,2। सेट बी में आपके पास जो एलिमेंट है, मान लीजिए दैट इज ए कॉमा बी। क्या एलिमेंट्स है, ए कॉमा बी। चलो देखते हैं क्या निकालना है। ए क्रॉस बी, पहले लिखो, कर क्या रहे हो, सेट ए को रोस्टर, अच्छा रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म याद है सबको, याद है। तो ये किस फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में। तो पहले दोनों सेट के कौन से फॉर्म यहां पर लिख दिए जाते हैं, रोस्टर फॉर्म, यानी कि 1,2 क्रॉस ए कॉमा बी। आपको दोनों सेट्स का क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है। तो पहले एलिमेंट को पहले इससे करवाएंगे और फिर फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ करेंगे। चलिए क्या करेंगे, साथ साथ लिखेंगे 1, ए। क्या, 1, ए, ये बन गया पहला एलिमेंट, कॉमा दूसरा एलिमेंट भी बनेगा 1, बी। ये खत्म। अब बी के लिए, सॉरी 2 के लिए, तो पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। तो तीसरा एलिमेंट दैट इज 2, ए एंड द लास्ट एलिमेंट इज 2, बी। यानी जब भी कभी हम सेट के लिए क्रॉस निकालते हैं तो ए में उपस्थित सभी तत्वों को, सभी एलिमेंट्स को बी में उपस्थित सभी एलिमेंट्स के साथ बारी बारी से लिखते हैं। जैसे याद करो बचपन में टॉफियां बांटते थे, जब हमारा बर्थडे होता था तो क्लास में जाते थे ना टॉफीज बांटने अपनी क्लास में उठ करके, तो वहां पे कैसे अभी भी जाते हैं, दैट्स वेरी कूल। तो बेंचेस लगी होती हैं, तो क्या ऐसा करते हो, इसको दे दिया पहले उसको दे दिया, ऐसा करते हो? नहीं, एक तरफ से कॉलम वाइज या रो वाइज डिस्ट्रीब्यूट, ताकि याद रहे कि किसको मिल गई कौन बाकी है। तो ऐसा कुछ लॉजिक यहाँ पर लगाओ कि पहले मैंने इसके एक एलिमेंट को पकड़ा बाकी के दोनों एलिमेंट से, फिर दूसरे को पकड़ा बाकी के एलिमेंट से, या इसको पकड़ा इसके साथ फिर इसको पकड़ा इसके साथ। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने अभी 1 मिनट पहले पढ़ा, 1 मिनट नहीं 5-10 मिनट इसी लेक्चर में पढ़ा, क्या, ऑर्डर ऑफ अ सेट, कि हर सेट का अपना एक ऑर्डर है। तो पहले एक ही चीजें आएंगी, मतलब मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक 95 प्लस लाया है और एक 90 प्लस लेकर के आया है, और मुझे उसे कहीं पर कोई रिजर्वेशन देनी है, क्लास में कोई ऐसी चीज है जो एग्जाम में जो जितना ज्यादा नंबर जिसने गेन किया है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डेफिनेटली आई गो विद 95%, पहले उसी को दूंगी। तो यहाँ पर ऐसा समझो कि पहले ए आ रहा है तो पहले ए का एलिमेंट लिखा जाएगा, ए का पहले ए को चांस मिलेगा, ए ने अपना फिनिश कर लिया, देन विल गो विद बी, तब हम बी वाले एलिमेंट को चांस देंगे। यानी पहले आप ए के लिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए खत्म करोगे, इसी का वाइस वर्सा जब आप बी क्रॉस ए के लिए लिखोगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। मैं आपको यहीं पर लिख करके दिखाती हूँ। अगर यही एलिमेंट में बी क्रॉस ए कर दूं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आइडेंटिटी भी हम आगे पढ़ेंगे, और ये लॉ हम फिजिक्स और केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स और मैथ्स दोनों जगह पढ़ते हैं। तो जरा ये देखो, अब बी के लिए क्या है, पहले क्या लिख रहे हो, ए कॉमा बी क्रॉस, ए के लिए क्या लिखोगे 1, 2। तो जब आपने पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करना शुरू किया तो पहले क्या करोगे, ए को लिखोगे, दैट इज ए, 1 खत्म, नेक्स्ट ए, 2 खत्म,
नेक्स्ट b कॉमा 1 खत्म, नेक्स्ट b कॉमा 2। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये दोनों चीजें सेम है? क्या अगर आप इसको x और y से तुलना कर दो, कंपेयर कर दो, तो क्या ये अगर x है ये y है, तो यहां पर तो उल्टा हो गया ना, तो यानी दे आर नॉट इक्वल। गेटिंग माई पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? तो बहुत आराम से करना और इस चीज का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे आपको ये चीजें समझ में आती जाएंगी और आपको मिस्टेक्स ना हो, इसलिए यहीं से स्टेप वाइज आराम से करना। ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर एक और क्वेश्चन कराती हूँ इसी पर। हाँ जाओ बेटा तुम जाओ। यहीं पर मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताती हूँ, आराम से देखिएगा। लुक एट हियर। अगर बात करते हैं इसका क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है? एक और एक, दो। कितनी है? दो। सेट, अब इसके लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी कितनी है? दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A cross B is equals to number of elements set A into number of elements in set B, that is 2 into 2, that is, चेक भी कर सकते हो, 1 2 3 4। कितनी है? 4। ये हर जगह काम करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है क्या, if set A is equals to 1, 2 and set B is equals to A, B, C, find A cross B and एक तो आपको A cross B निकालना है and number of elements A cross B। तो ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ए क्रॉस भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हम बिना करे ही बता सकते हैं। कैसे? दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बताओ, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, बी में कितने हैं? 3। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? खत्म। और यहाँ एलिमेंट से मेरा मतलब है पेयर से, क्योंकि यहाँ हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये बात मत भूलना कि जब भी मैं एलिमेंट कह रही हूँ तो क्या बात कर रही हूँ? ऑर्डर्ड पेयर की। आई डोंट मीन इट अ सिंगल एलिमेंट, आई मीन इट ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आ रहा है? कर लेंगे। ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के लिए काउंट होता है। बताओ भाई, कर लोगे? जरा इसका ए इंटू बी निकाल के दिखाओ, ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस बी निकाल करके दिखाओ। करो। देखो, यहां पर एक टॉपिक और करेंगे कि यहां पर मैंने आपको बता दिया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये हमने यहां पर प्रूव किया था। अच्छा, एक बात और, अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो सेट ए या सेट बी जो होते हैं वो कैसे फाइनाइट सेट्स होते हैं, यानी उसमें कोई ना कोई नंबर होता है। लेकिन तब क्या होगा, इफ सेट ए इज इक्वल्स टू 5 और सेट बी इज इक्वल्स टू 5, अगर दोनों केस में या तो ये 0 है या तो ये 0 है, उस केस में ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? क्या आएगा? 5। याद है? 2 0 0, 0 5 0, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट या सेट आपका 0 होता है, 5 होता है, 0 नहीं 5 होता है, तो उस केस में आपका ए क्रॉस बी जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 5 सेट। यहां तक क्लियर है? ये इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज थी,
एक क्वेश्चन इस पर और लगाएंगे, इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन दी सेम जो भी मैंने आपको पढ़ाया। चलिए, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मैंने कोई सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट्स हैं a, b, c एंड मान लीजिए कोई सेट है b जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं r, देन फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस। क्या ये क्वेश्चन कर लेंगे? बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, एक मैं कर देती हूं, a, b, c क्रॉस r, दैट इज AR BR comma CR. It's not CR, it's CR. ओके, तो एलिमेंट्स चेक अगर करना चाहते हो क्या, नंबर ऑफ A क्रॉस B चेक कर लो कितने हैं, 3 1 जा 3, यस 1 2 एंड 3। तो दोनों लॉजिक्स पर ये काम कर रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसी क्वेश्चन में ला दिया जाए थोड़ा सा ट्विस्ट, चलो ये वाला बेटा क्वेश्चन है, ट्विस्ट लाने के लिए क्वेश्चन में कुछ, अगर मैं ये कहूं कि इफ सेट P is equals to 1, 2 देन फाइंड, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, P क्रॉस P। सेट P आपको दिया है 1, 2, you have to find P क्रॉस P। तो क्या 3 बार लिख लोगे? नहीं, ऐसा मत करना। एग्जैक्टली पहले 2 बार करेंगे, दैट इज P क्रॉस P, यानी कि 1, 2 क्रॉस 1, 2। पहले इन दोनों को करो, क्या आएगा? 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। यस, अब ये तो आपका एक सेट आ गया। देन यू हैव टू फाइंड P क्रॉस P, यानी कि ये वाला एलिमेंट क्रॉस P। तो फिर से मैं इतना बड़ा लिखूं? नहीं लिखूं, यहीं पर लिख दूं? चलो अच्छा लिख ही देती हूँ। पता है मुझे ज्यादा लिखने में ना बहुत कंटाल आता है, लेकिन तुम लोग को नहीं आया। यू हैव टू राइट मोर एंड मोर, ठीक है, टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ये हो गया P क्रॉस P क्रॉस, ध्यान से समझना। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 2 3 और 4। अब इनका जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है? 1, 2 के साथ। यहां पर जो आप एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो इसे एक मत कंसिडर करना। यहां पर ये ऑर्डर्ड पेयर है, यहां पर ये सिंगल यूनिट है, यानी आप इस पूरे पेयर को पहले 1 से करोगे, फिर इस पूरे पेयर को 2 से करोगे। तो जैसा इसके लिए करोगे वैसा सबके लिए करोगे। तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, क्योंकि वहां पर 3 क्रॉस थे, इसलिए पहले में जो पेयर्स बनेंगे दे आर कॉल्ड एज ट्रिपलेट्स। जब कोई 3 एक साथ पेयरिंग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रिपलेट्स कहते हैं, ठीक है। कॉमा, देन 1, 1, 2, दैट इज 1, 1, 2 अगेन। अब इसके लिए बात करते हैं, तो 1, 2, 1 बहुत आराम से करना ये चीज। 1, 2, 1 देन अगेन 1, 2, फिनिश। चलिए अब इसकी दोस्ती कराते हैं भाई। 2, 1, 1 2, 1, 1 देन अगेन 2, कहां गया? 2, 1, 2, 1, 2 अगेन। यहां तक फिनिश हो गया। अब ये लास्ट बचा है 2, 2, 1 2, 2, 1 and the last one is 2, 2, 2 2, 2, 2, 2।
तो P क्रॉस P को जो आपको आंसर आएगा दैट इज द फाइनल आंसर। समझ आ गया? ये लॉजिक समझ में आया कि अगर हम एक ही आइडेंटिटी मतलब एक ही सेट को 3 बार रिपीट करते हैं तो जो हमें यहाँ पर पेयर्स मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स जिन्हें आप कहते हो, वो कुछ इस तरह के ट्रिपलेट्स मिलेंगे। और ये सारे के सारे एग्जांपल्स मैं जितने भी करवा रही हूँ ये सब अभी आपकी एनसीईआरटी से ही है, ठीक है? अभी मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं गई हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वो बोला है ना कि एक कोई उससे बुक भी लिख देता है, तो मतलब उसमें लिखे हैं, तो एक बुक लिखा था वो डिजिटल मार्केटिंग, फिर उसका पीडीएफ बनाया फिर उसमें अमेज़न में कहा कि इसको ऑनलाइन आप सेल कीजिए, और कौन खरीदेगा ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो अभी डिजिटल मार्केट इज ऑन इट्स हाइप, तो अभी चीजें चल रही हैं, मजा आ रहा है लोगों को, अच्छी बात है, लेट देम एंजॉय। और भाई मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करो, सारे के सारे करवाओ। चलो, कोविड नहीं आया होता तो शायद इतना फास्ट एग्जैक्टली दैट्स द मेन रीजन। चीजें ऑनलाइन हो गई ना, कोई ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, तो कुछ की मजबूरियां थी, कुछ की जरूरतें थी, कुछ को प्लेटफॉर्म मिल गया, और मौका देखकर आदमी कुछ अच्छा क्रिएट कर दे, दैट इज दी गुड थिंग। तो वहां पर नई चीजें आ जाती हैं, नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक्स। फिलहाल चलो अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हो गया? तो इंग्लिश समुद्र है, गोते लगाने बाकी हैं। अभी तो बस आपने अपने पैर गीले किए हैं, अभी अंदर कहाँ उतरे हो? हार्ड नहीं, मतलब अभी थोड़ा पढ़ा है ना, तो बस आपने पैर डाले, पैर भिगो लिया है, कौआ स्नान। नीचे उतरो, अभी नीचे उतरो, उसमें पानी में थोड़ा तैरो वैरो, फिर एक आध बार डूबोगे, फिर उठोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अंत में तैरना सीख जाओगे, वेरी गुड। कोशिश करेंगे तो तैरना सीख जाएंगे। चलिए, अभी तक तो आपने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे थे? ऑर्डर्ड पेयर पर थे और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पर थे। अब हम थोड़ा सा इसमें सेट की करते हैं मिलावट, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन है, तो भाई गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। देखो, ऐसे सिंबल्स कुछ याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? इंटरसेक्शन और यूनियन की याद दिलाते हैं। तो यानी कि अब हम रिलेशन फंक्शन में सेट्स की थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, आपको ए बी और सी सेट दिया हुआ है, कह रहा है ए क्रॉस, इसको पढ़ते कैसे हैं? बी इंटरसेक्शन सी,
यानी जो आपको क्रॉस निकालना है वो क्या बी के साथ निकालना है? नहीं, हाँ वेरी गुड, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में है ना, तो बी इंटरसेक्शन से पहले निकालोगे, वो जो आएगा रिजल्ट, उस रिजल्टेंट के साथ आप क्या निकालेंगे? ए का क्रॉस निकालेंगे। तो अगर मैं सवाल को सॉल्व करना शुरू करूं तो फॉर द फर्स्ट वन दैट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड बी इंटरसेक्शन। ये सिंबल याद आ रहा है ना सभी को? चलिए, बी क्या है भाई? बी है 3,4, और तो कुछ नहीं, ठीक है। इंटरसेक्शन सी क्या है? 4,5,6, तो दोनों के इंटरसेक्शन को निकालो, क्या हो जाएगा? एक लौटा 4। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, दैट इज 4। अब इसका आपको क्रॉस निकालना है ए के साथ, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इसका ये मतलब हुआ कि 1,2,3 का आपको क्रॉस निकालना है सिर्फ और सिर्फ 4 के साथ। इजी है, हो जाएगा। 1,4, 2,4, 3,4, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया? समझ में आया? अब इसके बाद ये ना करके पहले ये वाला करते हैं, और मजा आएगा। ठीक है, इस आंसर को थोड़ा सा यहां पर ऐसे बॉक्स में सेव कर लो, अभी समझ में अच्छे से आएगा। चलो इसको निकालते हैं। क्या? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यानी पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट्स निकालने हैं, जो रिजल्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन करना है। तो फॉर द थर्ड वन पहले करते हैं ए क्रॉस बी। क्या है भाई? ए है 1,2,3, बी क्या है? क्रॉस 3,4। निकालो, दैट इज 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3 एंड 3,4। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। अब निकाल लीजिए ए क्रॉस सी। चलिए निकालते हैं ए क्रॉस सी। क्या? 1,2,3, 4,5,6। थोड़ा बड़ा है क्योंकि अभी पढ़ा था तो 9 एलिमेंट्स बनेंगे यहां पर। तो 1,4, 1,5, रुको भाई, 1,6, ठीक है, 2,4, 2,5, 2,6, ठीक है। फिर से 3,4, 3,5 और 3,6। देख लो भाई, 9 हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब आपको इसका क्या निकालना है? ए क्रॉस बी जो आया इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इतना बड़ा लिखना थोड़ा संभव नहीं है, दोबारा से मैं यहीं पर बताती हूँ। ध्यान से देखो कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। देखो भाई, 1,1 नहीं है, 1,4, 1,4 है, पहला ही है, ऐसे क्रॉस कर दो तो दिखता चलेगा। 2,3 है भाई, 2,3, 2,3 नहीं है, 2,4 है, 3,3 नहीं है, नहीं है, 3,4 है, ये रहा 3,4 है। और कोई एलिमेंट नहीं, क्योंकि यहां पर तो ये खत्म हो गया। तो यानी क्या एलिमेंट आया आपका? जरा आंसर देखो, लिखो यहां पर लिखना। क्या? 1,4, 2,4, 3, अब गौर से देखो, क्या ये वही आंसर नहीं है जो हमने इसके लिए निकाला था? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। क्या दोनों आंसर्स हमारे पास सेम नहीं है? चेक करो, है कि नहीं? अगर ऐसा है तो यानी क्या मैं कह सकती हूं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मीन्स ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यानी कहीं पर भी अगर आपको डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन आती है तो आप इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली यूज करके अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से? अब इसके लिए करके दिखाओ। क्या? ये आपका होमवर्क, दैट इज ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी, देन आफ्टर उसको क्रॉस करेंगे ए के साथ। कर लो।